हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइज, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि बेसिकली सक्सेस या शॉर्टकमिंग्स यूपी रेवेन्यू कोड के क्या हैं, या वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सक्सेसफुल है उसको फुलफ़िल करने में या नहीं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 विच रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एक्सेंट इन नवंबर 2012 इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पुराने जो ओल्ड ऑब्सोलीट लॉज थे, वो बेसिकली 32 ऐसे लॉज थे जो ऑब्सोलीट या पुराने हो चुके थे, और उनको इसने कंसोलिडेट किया बहुत सारे उसको, और बहुत सारे पुराने एक्ट्स को जो इनकंसिस्टेंट थे उनको चेंज किया। तो बेसिकली यूपी रेवेन्यू कोड जो है ये एक यूनिफॉर्म कोड है जो कि बेसिकली कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है जो पुराने लैंड टेन्योर्स से रिलेटेड एक्ट थे, जैसे कि यूपी ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 और बाकी के लैंड रेवेन्यू के जो एक्ट्स थे, या यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 था, उन सबको ये कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि ये कंसोलिडेटिंग एक्ट है। प्लस इस एक्ट का फ़ायदा क्या हुआ कि इसने बेसिकली सिर्फ कंसोलिडेट ही नहीं किया, बल्कि जो रेवेन्यू केसेस थे बहुत टाइम से पेंडिंग थे कोर्ट्स में, उनको बेसिकली एक स्पीडी डिस्पोजल उनके लिए मैकेनिज़्म क्रिएट किया। प्लस पुराने एक्ट में जो लीगल रूल्स और प्रोसीजर्स थे उसको काफ़ी सारा सिंप्लीफाई किया गया बेसिकली यूपी रेवेन्यू कोड में। अब आ जाते हैं सोशल रेवेन्यू चेंज की ज़रूरत क्या थी, ये ज़मींदारी को एबॉलिश क्यों किया गया। हालांकि इसके रीज़न्स जो हैं वो किसी एक्ट में या किसी कोड में नहीं दिए गए और पे मेंशन नहीं है, बट अगर हम इकोनॉमिस्ट या और एक्सपर्ट्स के हिसाब से चलें तो कुछ रीजंस निकल के आते हैं। उसमें से पहला रीज़न है इट वाज नेसेसरी टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये रियलाइज़ किया गया बेसिकली कि जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाते या करते, क्योंकि उनको श्योर ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि उनके वो जो मेहनत करेंगे भी उसका उसका फल उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो प्लस ये जो लैंड सिस्टम था ये डिफेक्टिव भी था, इसमें बहुत सारे लैंड टेन्योर्स और अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी लो होती थी। और इंटरमीडियरीज जो थे, ये बीच बिचौलिए जो थे, ये पैरासाइट्स की तरह थे, ये सारा बीच में ही खा जाते थे और अल्टीमेटली फार्मर को कुछ मिलता ही नहीं था। तो इन सब को रिमूव करने के लिए, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए ये देखा गया कि भाई ये सारी सिस्टम को एबॉलिश करना चाहिए। सेकंड, एवरीबडी मस्ट वर्क। इसमें एक बहुत पुरानी थिंकिंग हमारे इंडिया में है कि भाई जो काम नहीं करता उसको खाने का भी हक नहीं है। तो ये बेसिकली जो ये एक्ट बने नए, यूपी ज़मींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, या जिसके बाद की यूपी रेवेन्यू कोड को कंसोलिडेट किया गया, ये इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड थे, ये जो जिस पे हमारा सोसाइटी स्टैंड करती थी ऐसे सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर पे। फिर लैंडलॉर्डिज़म एक ब्रिटिश ईवल है, ये हमने
पहले भी और टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि भाई लैंडलॉर्डिज़म जो है ये एंशिएंट इंडिया में कोई नॉन कंसेप्ट नहीं था, और इवन मुस्लिम पीरियड में ज़मींदार वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन वहाँ पे ज़मींदार का मतलब वो नहीं था जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। वहाँ पे मतलब था भूमिदर, जो प्रेजेंट डे भूमिदर हैं वो मुस्लिम पीरियड में ज़मींदार कहलाते थे। और ज़मींदार बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो क्रिएट करे थे वो थे क्या, बेसिकली वो ताल्लुकदार थे जिनको कि 1857 की रिवोल्ट में उन्होंने अंग्रेज़ों को हेल्प किया, और उसके बदले में अंग्रेज़ों ने उनको बख्शीश या रिवॉर्ड दे दिया कि ये लैंड है, या इस पे आपका वो ज़मींदारी हो जाएगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये देश से एक देशद्रोह था। उन्होंने देश को धोखा दिया था अंग्रेज़ों की सपोर्ट करके। तो इसीलिए भी ये माना गया कि भाई ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट इसमें आता है, ज़मींदारी सिस्टम वॉज अनइकोनॉमिकल टू द स्टेट। स्टेट को लैंड रेवेन्यू लेने के लिए उससे ज़्यादा खर्चा स्टेट को करना पड़ता था, तो कोई सेंस तो नहीं बनती भाई, बिल्कुल अनइकोनॉमिकल सिस्टम था ये पुराना वाला। फिर पांचवा पॉइंट आता है, ज़मींदार्स बीट्रेड द ट्रस्ट रिपोज्ड इन देम बाय द ब्रिटिशर्स। इवन ज़मींदारों ने देशद्रोही नहीं, बल्कि ये भी माना गया कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने भी जिस वजह से उनको ज़मींदारों को ज़मीन या उनको एस्टेट्स दिए थे कि भाई वो लोगों टेनेंट्स जो हैं, काम करने वालों का जो वेलफेयर देखेंगे या सॉइल की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी उन्होंने नहीं किया। और ये लॉर्ड कैनिंग ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ज़मींदार्स हैं उनको उनका वेलफेयर देखभाल करनी पड़ेगी। ये लॉर्ड कैनिंग ने भी ये बोला था जब ज़मींदारी दी थी तब उस टाइम पे, बट ये ऐसा हुआ ही नहीं। फिर 6 पॉइंट आ जाता है, फर्दर कंटिन्यूएंस ऑफ ज़मींदारी सिस्टम वुड हैव लेड टू अ ब्लडी रेवोल्यूशन। अगर ज़मींदारी सिस्टम और टाइम चलता रहता तो एक बहुत भयंकर सा रेवोल्यूशन हो जाता, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो थक चुके थे जुल्म से ज़मींदारों के। तो उससे क्या होता, अपनी नेशनल इकोनॉमी को और नुकसान होता और सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाती। और ये जो फीलिंग है कि भाई ख़तरे में पड़ जाती सोसाइटी, ये बंगाल रेवेन्यू कमीशन 1940 ने भी ऑब्ज़र्व किया, और उन्होंने लिखा कि ज़मींदारी सिस्टम हैज़ डेवलप्ड सो मैनी डिफेक्ट्स दैट इट हैज़ सीज टू सर्व एनी नेशनल इंटरेस्ट। अब उसका कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अब आ जाते हैं कि यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म एक्ट में बेसिकली उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब वो क्या अचीव करना चाहता था। ये यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जब हम बोल रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपी रेवेन्यू कोड ही है, क्योंकि यूपी रेवेन्यू कोड जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। इसमें यूपी ज़मींदारी और लैंड रिफॉर्म एक्ट के ही हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जो कि हमने नए सेक्शंस और नए काफ़ी सारी चीज़ें अमेंड करके और नए सेक्शन नंबर दे दिए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं यूपी रेवेन्यू कोड। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूपी ज़मींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट के ही हैं। तो आ जाते हैं कि इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहला, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। सेकंड, एबॉलिशन ऑफ राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज। जो बिचौलिए थे उनका राइट और जो उनको टाइटल और इंटरेस्ट मिले थे उसको एबॉलिश करना, ख़त्म करना। तीसरा, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड रेवेन्यूज़ बाय ए सिंपल एंड यूनिफॉर्म स्कीम। पहले क्या था कि बहुत सारे जो लैंड टेन्योर्स थे वो अलग अलग, जैसे अभी हमने रेवेन्यू कोड में पढ़ा भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल। पहले ऐसे बहुत सारे लैंड टेन्योर होते थे, तो उनको सब्सटीट्यूट करना और एक सिंपल और यूनिफॉर्म स्कीम बनाना, ये इसका उद्देश्य था। चौथा, प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग एंड सबलेटिंग। लैंड अपनी किसी को किराए पे देके काम कराना, सबलेट कराना, इसका एक प्रोहिबिशन कहीं ना कहीं ये माना गया कि प्रोहिबिशन लगना चाहिए, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। फिर डेवलपमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक, कि एक विलेज को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक विलेज रिपब्लिक बनाना। फिर सिक्स्थ, टू प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज होल्डिंग्स, कि अनइकोनॉमिक होल्डिंग ना बने, ऐसा इस एक्ट का उद्देश्य था। और बहुत किसी के पास ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हो जाएं, एक्यूमुलेट करें, वो चीज़ भी रोकना कहीं ना कहीं इस एक्ट का उद्देश्य था। फिर टू एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज करना, लोग आपस में मिल के, जैसे कोऑपरेटिव आपको पता है जैसे अमूल कोऑपरेटिव है, बहुत सारे विलेजर्स, बहुत सारे लोग
मिल के अपने दूध एक जगह देते हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, उसमें अपने रिसोर्सेज को बेसिकली पूल करना, जिससे कि आपको बेटर प्राइसिंग और बेटर आपका मार्केट में सेल कर पाओ। फिर 8th पॉइंट आ जाता है टू वेस्ट ऑल लैंड्स ऑफ कॉमन यूटिलिटी इन गांव सभा एंड टू एंटर्स द गांव सभा विद द वाइड पावर्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट। गांव सभा को बेसिकली कॉमन यूटिलिटी की लैंड्स गांव सभा को देना, जिससे गांव सभा अच्छे से मैनेज कर पाए और गांव का प्रॉपर भला हो पाए, जो कि पहले हमने 5th पॉइंट में भी पढ़ा कि भाई विलेज रिपब्लिक क्रिएट करना। तो विलेज रिपब्लिक क्रिएट कर दोगे और अगर गांव सभा को कोई पावर ही नहीं दोगे, कोई लैंड ही नहीं दोगे, तो क्या फ़ायदा। अब आ जाते हैं इसका जो अल्टीमेटली जिस टॉपिक पे हम अब एक बेटर वे में बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमें हिस्ट्री और बैकग्राउंड पता है, हमें ये पता है एक्ट का क्या उद्देश्य था। तो अब हम बेटर वे में इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या ये एक्ट सक्सेसफुल रहा या क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स रही। तो इस टॉपिक पे आ जाते हैं। हाउ फॉर द एक्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये है कि द न्यू रेजीम रेवेन्यू रिजीम इज़ प्रॉमिसिंग इन अ नंबर ऑफ़ वेज़। बहुत सारे तरीक़ों से ये न्यू रेजीम है, ये बहुत अच्छी है, बहुत सारे इसमें नए चीज़ें की गई हैं, नए चेंजेस किए गए हैं। इसमें बेसिकली ऐसे आयाम लाए गए हैं जिससे कि स्टेट की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़े, और स्पेशली इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो दलित्स जो हैं, जो बेसिकली जिनके पास अगर ज़मीन भी होती थी या जिनके पास कोई उनका और चीज़ें होती थी लैंड से रिलेटेड, तो उनकी जो इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस के चलते जो वो चीज़ अपनी बेच नहीं पाते थे, उनका बेनिफिट नहीं हो पाता था, या इवन वो अपनी ज़मीन बॉर्गेज या सेल नहीं कर पाते थे। तो इस एक्ट के आने से उनका काफ़ी बेसिकली अब वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, वो गिफ्ट कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, और उनको अपने ज़मीन की सही कीमत मिल सकती है। तो बेसिकली ये जो बेनिफिट्स हैं या ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये चीज़ें हैं कि उसमें लिखी गई हैं कि SC ST इन सब पॉपुलेशन का हमें भला करना है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो जिन लोगों की कंडीशन ख़राब है उनको बेटर ऑफ करना है। ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू सिस्टम इज़ टू गिव एवरीवन फुल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू पर्सनल एफर्ट। इसमें हर पर्सन को जो अगर वो जितनी मेहनत करे तो उसको फुल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलना चाहिए। आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड शुड डिसअपीयर। तो ये सारी एक्ट ये बात करता है जो आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कि भाई ये सोसाइटी में ऐसे होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में ये थी कि ये डिसअपीयर हो जानी चाहिए। हाउएवर द एक्ट हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स कम्प्लीटली इन ऑल द एस्पेक्ट्स। जाहिर सी बात है, अगर हम अभी प्रेजेंट डे में भी देखें तो अगर इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो सारी चीज़ें अभी ये एक्ट फुलफ़िल नहीं कर पाया है। एक एस्पेक्ट अगर इसमें से हम अगर हाईलाइट करें तो ये है कि जो बटाई सिस्टम है, ये हालांकि एक्ट ने बोला है कि ये अबॉलिश्ड है और ये लीगल नहीं है नए सिस्टम में, लेकिन अभी भी अगर हम बहुत सारे केसेस देखें तो ये लेटिंग और सबलेटिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा और एक बैकडोर के द्वारा ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं, होती हैं। ऑल्सो अगर देखा जाए तो आज भी ऐसे केसेस हैं, फार्मर्स ऐसे मिल जाएंगे जो भुखमरी से, गरीबी से या वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे ऑब्जेक्टिव अभी भी फुलफ़िल नहीं हुए हैं। बट अगर हम फिर भी टोटल पिक्चर देखें तो लास्ट में ये हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी या लैंडलेस जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको बेनिफिट करना, ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी हद तक ये एक्ट अचीव कर पाया है। हाउएवर a lot more needs to be achieved as condition of small peasants and landless farmers is still deplorable। आज भी जो लैंडलेस फार्मर्स और स्मॉल जो किसान हैं उनकी कंडीशन आज भी बहुत दयनीय है। इसीलिए हमें और काफ़ी कुछ अभी करने की इसमें गुंजाइश है।
तो गाइस हमने इसमें डिस्कस किया बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको बताया कि भाई सोशल कंडीशन पहले क्या थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ, कैसे लोगों की सिचुएशन ख़राब होती चली गई फार्मर्स की, तो और फिर ये क्यों एक्ट बना, उसमें क्या उसका उद्देश्य था एक्ट बनाने का, और आज के हालात क्या हैं। तो जब आप ये इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो इसमें तीनों चीज़ें लिखें, बैकग्राउंड लिखें उसका जो कंडीशंस हैं इस एक्ट को बनाने के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी लिखें, और बाद में कितनी हद तक हमने इसको अचीव किया है, द सोशियो इकोनॉमिक आइडियल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोले गए हैं अचीव करने के लिए, उसके पैमाने पर कितना हमने इसको अचीव कर पाए हैं। तो अगर आप ये सब लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका आंसर भी एक यूनिक होगा। गाइस मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स और दिए हैं इसमें, जो कि आपको जितने भी याद रह पाएँ और अगर आप लिख देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपको नॉलेज है। जैसे कि कुछ प्रोविजंस जो यूपी रेवेन्यू कोड में है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कॉन्सोनेंस में है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजंस दिए हैं उसको देखते हुए या उसके मद्देनज़र हमने यूपी रेवेन्यू कोड में भी प्रोविज़न बताए हैं। क्विकली आपको बता देता हूँ, जैसे कि ग्राम पंचायत मेंबर्स, तो इसमें से 30% रिजर्वेशन वुमेन का होगा, एक वुमेन एससी मेंबर होगी। तो दूसरा है पावर ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी अंडर सेक्शन 122 टू 129, इसमें एससी एसटी कम्युनिटी को लैंड अलॉट करना, ये पावर। फिर है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र बाय शेड्यूल कास्ट, सेक्शन 98 यूपी रेवेन्यू कोड में। इसमें यह है कि जो एससी होगा वो नॉन एससी को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना अप्रूवल के कलेक्टर के। ये बेसिकली एक बेनिफिशियल सेक्शन है, इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे कि एससी एसटी मेंबर्स जो हैं उनसे कोई चीटिंग करके उनकी ज़मीन ना छीन ले या उनको डिप्राइव कर दे। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र बाय मॉर्गेज ऑफ लैंड, सेक्शन 91 यूपी रेवेन्यू कोड में जो हमने पढ़ा था कि जो एक एससी है वो नॉन एससी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता लैंड। सेम रीज़न्स हैं जो कि हमने पिछले पॉइंट में देखे थे कि कोई चीट ना कर ले या। फिर है राइट टू बिक्वेस्ट, इसमें जो है एससी जो है वो किसी नॉन एससी के को विल नहीं बना सकता, मतलब उसके नाम पे वसीयत नहीं लिख सकता बिना प्रायर अप्रूवल के। और फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, जो कमेटी बनेगी ग्राम सभा की उसमें 5 मेंबर होंगे, उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए और जो 2 होंगे वो एससी एसटी। तो बेसिकली अगर ये देखें पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इन कॉन्सोनेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जैसे कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 40 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का है, एट्सेट्रा। तो गाइज़ अब हमने ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है टॉपिक, और आप इसको ध्यान से समझिए और आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।